नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को होने वाली भारतीय जनता पार्टी की आज संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। मीटिंग में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे। पीएम के अलावा मीटिंग में कई केंद्रीय मंत्री भी आयोजन स्थल पर पहुंचे। खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार भाजपा संसदीय दल की बैठक संसद परिसर के बाहर बुलाई गई है। इससे पहले मीटिंग की जगह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग होती थी। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने पर बैठक में पीएम मोदी को सम्मानित भी किया गया। भाजपा संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित बालयोगी ऑडिटोरियम में लगे लंबे समय से यह बैठक आयोजित कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज यानी मंगलवार को लोकसभा में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्त संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा और पास करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही राज्यसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी कि विनियम विधेयक 2020 और सैरोगेसी विनियम विधेयक 2019 पेश किया जाएगा। टीआरएस आज पूरे संसद सत्र का बहिष्कार करेगी। वे संसद परिसर में गांधी प्रतिमा पर एक संक्षिप्त धरना देंगे और औपचारिक रूप से अपने निर्णय की घोषणा करेंगे। टीआरएस धान खरीद, 12 निलंबित सांसद और तेलंगाना से जुड़े अन्य मुद्दों की पर संसद की कार्रवाई का बहिष्कार करेगी। उधर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज यानी मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई सिर्फ 4 मिनट चली और 2 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया और 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की विपक्षी सांसदों की मांग के बीच राज्यसभा आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को गोरखपुर एम्स फर्टिलाइजर कारखाने और आईसीएमआर के जांच केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्लांट और एम्स का उद्घाटन कार्यक्रम भव्य होगा और यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक है। अधिकारियों के अनुसार गोरखपुर उर्वरक संयंत्र 8,603 करोड़ प्रति वर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से न केवल किसानों के जीवन में समृद्धि आने की उम्मीद है बल्कि युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20,000 रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। दूसरी ओर गोरखपुर एम्स के 1,011 करोड़ रुपए से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी बल्कि बिहार, झारखंड और नेपाल में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एक बड़ा हिस्सा लाभान्वित होगा। इसी तरह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 36 करोड़ रुपए का क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र वेक्टर जनित रोगों के परीक्षण और अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। हाईटेक लैब से वेक्टर जनित रोगों से संबंधित परीक्षणों के लिए बड़े शहरों पर क्षेत्र की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान उर्वरक के नाम से करीब 600 एकड़ क्षेत्रफल में बने इस कारखाने से रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। सैन्य हथियार बनाने में भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में 3 भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इनके नाम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है। मेक इन इंडिया के तहत दुनिया भर में सैन्य उपकरण बनाने वाली कंपनियों में भारत का दबदबा बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स 42वें स्थान पर है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 66वें स्थान पर है, जो कि हथियारों की बिक्री में क्रमशः 1.5% और 4% की वृद्धि हुई है। हालांकि भारतीय आयुध कारखानों को 60वें स्थान पर है, जो कि उसके हथियारों की बिक्री 2020 के दौरान मामूली 0.2% ही बढ़ी है। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ गया है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में एक बार फिर से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी परामर्श समूह यानी कि NTAGI की बैठक हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का पैनल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका है। बता दें कि बैठक में इस बात पर निर्णय लिया जाना था कि क्या उच्च जोखिम वाले लोगों को बूस्टर डोज दी जाए या फिर नहीं। NTAGI द्वारा अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अभी हमारी कोशिश है कि कमजोर बच्चों के लिए जल्द से जल्द टीके को मंजूर किया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि सप्ताह के अंत तक इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज अमृतसर पहुंचे हैं। उन्होंने यहां सरकारी स्कूल का दौरा किया है और स्कूलों में पढ़ाई के प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने वहां छात्रों और स्कूली अध्यापकों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम चन्नी ने स्कूली अध्यापकों व बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। आपको बता दें कि पिछले समय में पंजाब सरकार और दिल्ली सरकार के बीच स्कूलों को लेकर एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे थे। दिल्ली सरकार द्वारा पंजाब स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा था। इसके चलते सिसोदिया ने प्रगट सिंह को चुनौती देते हुए पंजाब के स्कूलों का दौरा भी किया था।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो आज अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे। केजरीवाल का आज पंजाब में एक दिन का दौरा है, जिसमें वह जालंधर के पास करतारपुर में महिलाओं से मीटिंग करने गए हैं। उसके बाद वह होशियारपुर का दौरा करेंगे। वहां वे दलित समाज के एक बड़े ऐलान की घोषणा करने जा रहे हैं। पिछली बार माझे में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, इसलिए इस बार 2022 के चुनावों में अरविंद केजरीवाल की नजर माझे पर केंद्रित है। वह लगातार पंजाब फेरी पर आ रहे हैं। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वे पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अपने हलके चमकौर साहिब में रेत की अवैध माइनिंग चल रही है। सीएम ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वह इस प्रकार की माइनिंग को बंद करके उससे बचने वाले पैसे को महिलाओं के खाते में डालेंगे। पंजाब रोडवेज, पनवेल और पीआरटीसी के कर्मचारियों को पक्का न करने की सूरत में आज 7 दिसंबर को पंजाब भर में यूनियनों ने बसों का चक्का जाम कर बस अड्डे बंद कर दिए हैं। यूनियन कर्मचारी अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के विरुद्ध रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। पनबस यूनियन पंजाब के प्रधान रेशम सिंह गिल ने बताया कि पंजाब के 18 डिपुओं में कर्मचारी सुबह से ही बस अड्डे बंद कर अनिश्चित समय की हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर यानी आज से यूनियन के 6000 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहेंगे और अनिश्चित समय के लिए 2100 सरकारी बसों का चक्का जाम किया जाएगा और 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री की रिहायश व ट्रांसपोर्ट मंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। इस दौरान होने वाली किसी भी परेशानी के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की कर्मचारी विरोधी नीतियां जिम्मेदार होंगी। पनबस पीआरटीसी की तरफ से अपनी मांगों संबंधी की जा रही हड़ताल में उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती तब तक वह डटे रहेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अब नमाज का विरोध नहीं होगा। उपायुक्त ने मुस्लिम और हिंदुओं की बुलाई बैठक में ये फैसला लिया है। संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया गया है कि अब सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं होगी। अब जिले की 12 मस्जिदों में जुमे की नमाज होगी, वहीं 6 सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के लिए किराया देना होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन उपलब्ध होते ही 6 सार्वजनिक जगह पर भी नमाज बंद कर दी जाएगी। और बता दें कि नमाज विवाद पर कांग्रेसी विधायकों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा था। इस पर महामहिम ने कहा कि अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करूंगा। उन्होंने कहा कि वे दोनों समुदाय इस समस्या को सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को गुरुग्राम में जुमे की नमाज में रुकावट डालने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर यूरोपीय संघ के डेटा पॉलिसी के उल्लंघन को लेकर 225 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। अब फेसबुक के सामने एक और नई समस्या खड़ी हो गई है। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लिए फेसबुक को जिम्मेदार ठहराते हुए कंपनी पर 150 बिलियन पाउंड के हर्जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। फेसबुक पर यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को में दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया कि दक्षिण पूर्व एशिया के एक छोटे से देश के बाजार में अपनी पकड़ बनाने के लिए प्लेटफॉर्म का गलत प्रयोग किया गया है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने वाली बातों और भाषणों को बढ़ावा दिया। शिकायत में कहा गया कि फेसबुक का एल्गोरिथम इस तरह का है कि वह नफरत फैलाने वाले भाषणों को बढ़ावा देता है और ऐसे पोस्ट के खिलाफ अमेरिका और यूके में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के बाद भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट को नहीं हटाया गया। इसके प्रयोग से रोहिंग्या मुसलमानों के हितों का नुकसान काफी ज्यादा था। बावजूद इसे रोकने के लिए भी किसी तरह के ठोस कदम नहीं उठाए गए। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मेरठ के दबथुआ में काफी गहमागहमी दिख रही है। आज यानी मंगलवार को यहां समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की पहली रैली हो रही है। रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों दलों के पदाधिकारी 3 दिनों से मेरठ में डेरा डाले हुए हैं। इस रैली में जहां गठबंधन का औपचारिक ऐलान होगा, वहीं सपा और रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसकी भी घोषणा हो सकती है। खबर है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह हेलीकॉप्टर से एक साथ पहुंच रहे हैं। बता दें कि पहले यह अकेले रालोद की ही रैली थी, लेकिन बाद में से गठबंधन की रैली में तब्दील कर दिया गया। यह पहला मौका है जब दोनों नेता चुनाव से पहले एक साथ होंगे। रैली को सपा रालोद ने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। सपा रालोद की कोशिश है कि भीड़ के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक रैली हो। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मंगलवार को सुबह सुधार देखा गया और यह बहुत खराब से खराब श्रेणी में शामिल हो गया। शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 9 बजे 268 दर्ज किया गया। गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा में AQI क्रमशः 258 और 215 दर्ज किया गया। पड़ोस के फरीदाबाद 256 और नोएडा 247 में भी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा और 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से 1 से
500 तक के AQI को गंभीर माना जाता है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।